नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के हिसाब से ही ये प्रैक्टिस सेट लेकर हम आए हैं। हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर हमें याद रहें। इसलिए सभी प्रश्नों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें से एक बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 180 दिन, 120 दिन, 100 दिन, 90 दिन। तो मनरेगा के तहत किसी ग्रामीण व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, 100 दिन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है दोस्तों, जिसे 25 अगस्त 2005 को अधिनियमित किया गया था। इसके तहत हर एक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो राष्ट्रीयकृत हो, राष्ट्रीयकृत ना हो, दूसरे देश में स्थापित हो, भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में हो। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों भारत में अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, कछारी मिट्टी, रेगुर मिट्टी। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है काली मिट्टी दूसरे नाम से जानी जाती है, उसका नाम है रेगुर मिट्टी। ठीक है, क्योंकि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये रंग में काली होती है और कपास की खेती के लिए बहुत ही उत्तम होती है। दोस्तों इस तरह की मिट्टी भारत में डेक्कन ट्रैप के क्षेत्र में पाई जाती है और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसका काला रंग जो है वो इसकी मैग्नाइट की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, काली मिट्टी रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? ए महाभाष्य, बी मिताक्षरा, सी माध्यमिका करिका, डी अष्टधाई। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अष्टधाई। दोस्तों अष्टधाई महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खिज्र खां कौन से राजवंश का प्रारंभ किया? ऑप्शन ए सैयद वंश, बी लोदी वंश, सी राजपूत वंश, डी खिलजी वंश। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए, खिज्र खां ने सैयद वंश का प्रारंभ किया था। और दोस्तों खिज्र खां ने दिल्ली सल्तनत काल में सैयद वंश यानी 1414 से 1451 की नींव डाली। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? आपका ऑप्शन ए है मथुरा, बी प्रयाग में, सी वाराणसी में, डी ताम्रलिप्ति में। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी,
हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा वाराणसी में करता था और हर्षवर्धन द्वारा हर एक 5 साल बाद प्रयागराज में महामोक्ष परिषद यानी धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था और इसमें लगभग सभी धर्मों के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और हर्षवर्धन द्वारा उदारता पूर्वक दान भी दिया जाता था इस धार्मिक सभा के जरिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा वाराणसी में किया करता था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करता है? आपका ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता, डी मंत्री परिषद। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करता है। और दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने और समाप्त करने की घोषणा का भी अधिकार है। राष्ट्रपति लोकसभा को उसके नियत अवधि के पहले भंग भी कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे प्रधानमंत्री से परामर्श करना होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक राइट है। आपका ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी जैन धर्म। जैन धर्म जो है वो कैवल्य धर्म से संबंधित है और कैवल्य का अर्थ होता है अहंकार, प्रारब्ध, कर्म और संस्कार का लोप हो जाने से। ठीक है, आत्मा के चित स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को दोस्तों कैवल्य कहते हैं। ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, लोहा, स्टील, सोना। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि एल्युमिनियम उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का एक अयस्क है। दोस्तों ये विश्व में एल्युमिनियम का प्रमुख स्रोत है। बॉक्साइट अपसादी चट्टानों का प्रकार है जिसमें एल्युमिनियम के तत्व उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी हर्षवर्धन, सी भास्कर, डी बिंदुसार। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए बाणभट्ट, क्योंकि बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। हर्ष स्वयं विद्वान थे। हर्ष को 3 नाटक ग्रंथों प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद की रचयिता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ऑप्शन ए कोचीन, बी गोवा, सी कालीकट, डी कन्नूर। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए कोचीन। कोचीन जो है वो पुर्तगालियों का मुख्यालय था। शुरू में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया और 1530 में नीनो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया गया। उसके पश्चात गोवा लंबे समय तक पुर्तगालियों का मुख्यालय रहा। ठीक है, पहले जो है सबसे पहले कोचीन को पुर्तगालियों ने अपना मुख्यालय बनाया, उसके बाद जो है गोवा को मुख्यालय बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? आपका ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, बी
26 नवंबर 1950, सी 14 अगस्त 1947, डी 26 नवंबर 1949। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि भारतीय संविधान सभा का निर्माण 6 दिसंबर 1946 को किया गया और भारत के संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ये संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, उसी दिन पारित भी हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ऑप्शन ए 1/4, बी 1/2, सी 1/3, डी 1/5। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी 1/3। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उसके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं। लोकसभा स्थायी है, लोकसभा अस्थायी सदन होता है दोस्तों, राज्यसभा स्थायी सदन है। ठीक है, तो 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन और उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं? ऑप्शन ए आदर्श नगर, बी कुशल गांव, सी आदर्श धार्मिक केंद्र, डी आदर्श गांव। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श गांव स्थापित करने की सिफारिश लागू की जहां लोग सरल जीवन और उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए असम और सिक्किम, बी असम और पश्चिम बंगाल, सी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, डी मेघालय और पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम और पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम में होता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है। ये दोनों राज्य भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 हिस्सा चाय का उत्पादन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए केरल, बी असम, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। भारत में 4 जो है सबसे ज़्यादा काफ़ी उत्पादक राज्य हैं। सबसे नंबर 1 पे आपका है कर्नाटक, दूसरे नंबर पर है केरल और तीसरे नंबर पे आपका है तमिलनाडु। ठीक है, और आंध्र प्रदेश आपका चौथे नंबर पर है। आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पे कर्नाटक है, दूसरे पे केरल है, तीसरे पे तमिलनाडु है और चौथे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस मौसम के दौरान रबी की फसल की खेती की जाती है? ऑप्शन ए पतझड़, बी सर्दी, सी गर्मी, डी मानसून अथवा वर्षा। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है, रबी की फसल जो है वो सर्दी के मौसम में की जाती है,
क्योंकि रबी की जो फसल की बुआई का समय है वो उसमें कम तापमान और पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की ज़रूरत होती है। ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, ये सब रबी की फसलें हैं। ये सर्दी के मौसम में की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन ए 2017, बी 2020, सी 2019, डी 2022। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है? ऑप्शन ए क्षितिज, बी ऊर्ध्वाधर, सी गोलाकार, डी अंडाकार। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी अंडाकार। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। एक घूर्णन पूरा करने में वह 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड का समय लेती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया? ऑप्शन ए 1939, बी 1941, सी 1942, डी 1943। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी 1941। दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1939 तक रहा। इस युद्ध में अमेरिका ने 1941 में प्रवेश किया, या ये अमेरिका 1941 में शामिल हुआ। ये युद्ध अमेरिका और जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त, यानी कि अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों पर बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। उसके बाद ये युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वास्को डी गामा ने किस वर्ष भारत के समुद्री मार्ग की खोज की? ऑप्शन ए 1598, बी 1500, सी 1498, डी 1600। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी 1498। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली यात्री था जो केप ऑफ गुड होप होकर भारत के कालीकट यानी केरल 1498 ईस्वी में पहुंचा था, जहां के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। इस तरह उसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बागान द्वारा प्राप्त पर फसल निम्नलिखित में से कौन है? आपका ऑप्शन ए जूट, बी बाजरा, सी चाय, डी मक्का। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है, बागान द्वारा प्राप्त फसल आपकी चाय है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि चाय जो है मुख्यतः कैफीन का अंश पाया जाता है। इसकी ताज़ी पत्तियों में टैनिन की मात्रा 25.1% होती है, जबकि संसाधित पत्तियों में टैनिन की मात्रा 13.3% होती है। दोस्तों चाय के लिए न्यूनतम वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर होना चाहिए और तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री तक होना चाहिए। और दोस्तों विश्व में चाय के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और विश्व उत्पादन का 27% और विश्व के निर्यात का 11% भारत से प्राप्त होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को किस नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए है शुष्क खेती, बी संविदा खेती, सी झूम खेती, डी जैविक खेती। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी जैविक खेती। जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग
कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों और संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। और जैविक खेती से कुछ लाभ भी होते हैं कृषकों की दृष्टि से लाभ, जैसे भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मिट्टी की दृष्टि से कुछ लाभ होते हैं, जैसे जैविक खाद को उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए है छिड़काव सिंचाई, बी उप सिंचाई, सी ड्रिप सिंचाई, सी बबलर सिंचाई, डी बबलर सिंचाई। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। ट्रिकल सिंचाई जो है वो ड्रिप सिंचाई के रूप में भी जानी जाती है। इसको टपक सिंचाई पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। यानी टपक सिंचाई पद्धति वह विधि है जिसमें जल को मंद गति से यानी धीरे धीरे बूंद बूंद के रूप में फसलों के जड़ में डाला जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ड्रिप सिंचाई या ट्रिकल सिंचाई कहते हैं। और इसका आविष्कार सबसे पहले इजराइल में हुआ था, जिसका प्रयोग आज दुनिया के अनेक देशों में हो रहा है। इस विधि में जल का उपयोग अल्पव्ययी तरीके से होता है, जिससे सतह बाष्पन और भूमि रिसाव से जल की हानि कम होती है। दोस्तों सिंचाई की ये विधि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए अत्यंत ही उपयुक्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए कपास, बी गेहूं, सी चना, डी सरसों। दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। कपास एक नगदी फसल है। ठीक है, इसमें रुई तैयार की जाती है। भारत में कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। लंबे रेशे वाले कपास सबसे सर्वोत्तम प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कपास के पौधे के लिए उच्चतम साधारणता तापमान जो है वो 20 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और कम से कम इसमें वर्षा के लिए जो है 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होना ज़रूरी है। और मिट्टी जो है कपास का उत्पादन जो है विभिन्न कई प्रकार की मिट्टियों में किया जा सकता है, जैसे भारी काली मिट्टी, दोमट मिट्टी जो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में मिलती है। भारत में कपास का सर्वोत्तम क्षेत्र भरूच, अहमदाबाद और खानदेश जिलों में फैला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए ये मानसून पर निर्भर है, बी कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, सी ये निर्वाह कृषि है, डी इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता, भारतीय कृषि का अधिकांश भाग सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर करता है। दोस्तों भारतीय कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता जोत इकाइयों की अधिकता और उनके आकार का कम होना है। ठीक है, और भारतीय कृषि में अधिकांश कृषि जो है कार्य पशुओं पर निर्भर करता है दोस्तों। तो इसलिए भारतीय कृषक गरीबी के कारण जो है खेती में पूंजी निवेश कम करते हैं। खाद्यान्न उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है। भारत में कृषि जीविकोपार्जन के साधन भी मानी जाती है, इसलिए इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। ये भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। ये मानसून पर निर्भर करती है, ये भी सही है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, ये भी सही है। निर्वाह कृषि है, ये भी सही है। आपका ऑप्शन डी इसमें सही है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी ये विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 नवंबर, बी 24 जनवरी, सी 24 दिसंबर, डी 24 अप्रैल। दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी 24 दिसंबर।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद इस अधिनियम में 1991 और 1993 में संशोधन किए गए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को आधिकारिक, कार्यरत और प्रयोजनपूर्ण बनाने के लिए दिसंबर 2002 में एक व्यापक संशोधन लाया गया और 15 मार्च 2003 से लागू किया गया। इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 में भी संशोधन किया गया। दोस्तों, 5 मार्च 2004 को अधिसूचित किया गया था कि 24 दिसंबर सन 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास हुआ था, इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 17 और डी अनुच्छेद 21। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, इसका जो है भाग 3 में वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 यानी विधि के समक्ष समता जो है वो, इसका अर्थ ये है कि राज्य सही व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान ढंग से उसे लागू करेगा। ठीक है दोस्तों। और अनुच्छेद 17 जो है ये है आपका अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन अधिनियम, बी 41वां संशोधन अधिनियम, सी 44वां संशोधन अधिनियम, डी 45वां संशोधन अधिनियम। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे संविधान में जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया। इसे भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितने घंटे आगे है? आपका ऑप्शन ए 4 घंटे 30 मिनट, बी 5 घंटे, सी 4 घंटे 45 मिनट, डी 5 घंटे 30 मिनट। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय जो है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है, क्योंकि मानक समय वो समय है जो किसी देश का विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? ऑप्शन ए भीमताल, बी लोकटक, सी मिरिक, डी सेचल। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है, क्योंकि लोकटक झील मणिपुर में स्थित पूर्वोत्तर राज्य की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। चारों ओर से छोटी छोटी नदियां अपना पानी लोकटक में गिराती हैं, जिसके कारण इसकी गहराई साबरमती नदियां इसमें अपना मुहाना बनाती है। ये झील मणिपुर में खूंगा नदी के पास स्थित है। दोस्तों, लोकटक झील विश्व में तैरती झील के नाम से भी मशहूर है। इस झील में घनी जलीय घास के बड़े बड़े हिस्से तैरते रहते हैं, जिन्हें
फुमड़ी के नाम से जाना जाता है। इन तैरती वनस्पतियों के कारण लोकटक झील को तैरती झील भी कहा जाता है। दोस्तों, जलीय घास के ये हिस्से जो हैं इतने बड़े होते हैं कि झील में बसने वाले मछुआरे उसमें अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लोकटक झील को तैरती हुई झील भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में नहीं पाई जाती? आपका ऑप्शन ए टोडा जनजाति, बी कोटा जनजाति, सी कुरुम्बा जनजाति, डी मोग जनजाति। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। मोग जनजाति जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है। तमिलनाडु के नीलगिरी ज़िले में टोडा, कोटा, कुरुम्बा, इरुला, पनियार और कट्टू नाइकन जनजातियां रहती हैं। भारत सरकार ने इन 6 जनजातियों की प्राथमिक जनजातीय समूह के रूप में पहचान की है। ठीक है, इन 6 समूहों में टोडा जनजाति के लोग कसीदा संबंधी अपने कार्यों के लिए मशहूर हैं। टोडा जनजाति की महिलाएं कसीदाकारी में दक्ष होती हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ये जनजाति आपका नीलगिरी पहाड़ी में नहीं पाई जाती है, बाकी टोडा भी नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है, कोटा भी और कुरुम्बा भी नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। और कुरुम्बा जनजाति के लोग, ये जो कुरुम्बा आपका है, इस जनजाति के लोग बांस की टोकरी बनाने और बांस से संबंधित अन्य कार्य करने में निपुण होते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये लोग मजदूरी भी करते हैं, उनके पास अपनी भूमि नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस ज़िले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? ऑप्शन ए सतारा, बी औरंगाबाद, सी जलगांव, डी नासिक। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। और दोस्तों, गोदावरी नदी जो है भारत की प्रसिद्ध नदी है। ये नदी दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट तक बहती है। नदी की लंबाई लगभग 900 मील यानी कि 1440 किलोमीटर है। ये नदी नासिक में त्रयंबक गांव की पृष्ठवर्ती पहाड़ियों में स्थित एक बड़े जालागार से निकलती है और मुख्य रूप से नदी का बहाव दक्षिण पूर्व की ओर है। ऊपरी हिस्से में नदी की चौड़ाई 1 से 2 मील है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? ऑप्शन ए जमींदारी स्थायी बंदोबस्त, बी महालवाड़ी, सी दस्तक, डी रैयतबाड़ी। दोस्तों, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, रैयतबाड़ी। क्योंकि रैयतबाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का जो है स्वामी होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। भूमिदार के पास भूमि को रहने, रखने और बेचने का अधिकार होता था। दोस्तों, भूमि कर न देने की स्थिति में भूमिदार को भू स्वामित्व के अधिकार से वंचित होना पड़ता था। इस व्यवस्था के तहत सरकार का रैयत से सीधा संपर्क था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास और बम्बई, वर्तमान में मुंबई और असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, और 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। बम्बई की रैयतबाड़ी पद्धति अधिक लगान की अनिश्चितता जैसे दोषों से युक्त थी। ठीक है दोस्तों, और महालवाड़ी जो है, महालवाड़ी व्यवस्था का सबसे पहले हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया प्रस्ताव था। इस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? ऑप्शन ए अवध, बी मैसूर, सी पुणे, डी तंजौर।
दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैसूर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप के कारण उस नीति की को प्रारंभ किया गया और पूर्व में अपने अधीन किए गए शासकों के क्षेत्रों का प्रयोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं यानी कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शक्ति के अधीन लाने के लिए किया गया। सहायक संधि हस्तक्षेप। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया। इस प्रणाली में ये कहा गया कि प्रत्येक भारतीय शासक को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए धन का भुगतान करना होगा। दोस्तों उसके बदले में ब्रिटिश उनके विरोधियों के से सुरक्षा करेंगे। इस संधि ने ब्रिटिश साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार भी किया था। ठीक है दोस्तों, और सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना की एक अस्थायी रेजिमेंट को रखना पड़ता था और उसके रखरखाव के लिए धन देना पड़ता था। ठीक है, भारतीय शासक गवर्नर जनरल से सलाह किए बगैर किसी भी दूसरे भारतीय शासक से कोई समझौता नहीं करेगा। संधि को स्वीकार करने वाले राज्य सबसे पहले इस संधि पर हस्ताक्षर हैदराबाद के निज़ाम ने किए थे। 1758 में निज़ाम के फ्रांसीसी संबंधों को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश अनुमति के बिना वे मराठों से कोई संधि नहीं कर सकते। ठीक है, मैसूर दूसरा राज्य था जिसने 1799 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है दोस्तों, 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने राज्य को इस संधि के तहत आए बहुत से अन्य मराठों जैसे कि सिंधिया भोसले ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।